गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओपन पेज नंबर 125। इससे पहले अगर तुम लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है जिनका नाम है GN रामचंद्रन। तो रामचंद्रन जो थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इसीलिए दिया है क्योंकि ये वाली जो यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स की स्टडी में GN रामचंद्रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने क्या किया कि एमिनो एसिड में जो अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि एक बॉन्ड है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक और एक है एमिनो ग्रुप, इनमें जो एक दूसरे के रिलेशन में कार्बन बॉन्ड्स होते हैं उनके एंगल्स की स्टडी की है उन्होंने, और उन एंगल्स के आपस में जो प्लॉट्स हैं यानी कि उनके जो ग्राफ्स हैं उसको उन्होंने प्लॉट किया, जिस वजह से उस प्लॉट को कहते हैं रामचंद्रन प्लॉट। देखो क्या लिखा है इन्होंने, लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा, वाइल एट कैम्ब्रिज रामचंद्रन मेट लाइनस पॉलिंग एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशंस ऑन मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो कोलेजन नाम के प्रोटीन जो है उसको इन्होंने सीक्वेंस किया और उसका स्ट्रक्चर बताया। तो इन्होंने स्टडी किसको किया था, मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था, तो इसीलिए इनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। अक्सर चैप्टर के स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में इंडियन या फॉरेन जो मेन साइंटिस्ट हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए उनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सेल उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने वो ये हमें बताया कि ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल या सेल लाइक स्ट्रक्चर से। तो व्हाट इज सेल वाले एस्पेक्ट में लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इसका मतलब सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। उसका रीजन ये है कि सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी सेल का बना होता है, वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और अपनी सारी एसेंशियल फंक्शंस कैरी आउट कर सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ का, जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, और ये सारी इंप्रूवमेंट्स किस वजह से हुई, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी की वजह से। फिर आती है नेक्स्ट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो कि दी थी श्लेडन एंड श्वान ने, इनके नाम यहाँ पर दिए, मैथायस श्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट और थियोडोर श्वान, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के स्टेटमेंट क्या थे, इन दोनों ने अलग अलग तरह के सेल्स को स्टडी किया, और सेल थ्योरी यानी कि एक ऐसी थ्योरी थी जो ये बताती थी सेल्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो दिया कि ऑर्गेनिजम्स बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बॉडीज ऑफ organisms are composed of cells and cell products। सेल्स या फिर सेल प्रोडक्ट से बना होता है। यह है फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells। ये सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है कि सभी सेल्स पुराने सेल्स के डिवाइड होने से बने हैं। ऊपर अगर तुम देखो तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ में रुडोल्फ विर्चॉव का नाम दिया, जिन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स। ये रुडोल्फ विर्चॉव का स्टेटमेंट है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोला था, omnis cellula e cellula। omnis cellula e cellula।
का मतलब क्या हुआ, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग होता है, यानी कि सेल के डिवाइड होने से ही सेल बनता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस या मॉलिक्यूल से सेल नहीं बनता है। इसके बाद बात आती है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब ओवरव्यू ऑफ सेल में देखो क्या क्या दिया है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अनियन पील के और ह्यूमन चीक सेल्स के डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में सबसे पहले क्या दिया होता है, एक सेल मेम्ब्रेन। सेल की सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और फिर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और दूसरे ऑर्गेनेल्स। बाहर की तरफ एक सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। तो सपोज करो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। अनियन सेल्स विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, क्योंकि वो प्लांट सेल होता है इसीलिए उसमें सेल वॉल होती है। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। उसका रीजन ये है कि ह्यूमन चीक सेल्स एनिमल सेल्स हैं, तो उनमें सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं होगा। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus, है ना। तो न्यूक्लियस ये रहा, it is a nucleus. This nucleus contains the chromosomes, in turn contain the genetic material. इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे क्रोमोसोम्स, जो कि बने होते हैं डीएनए के। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic. तो अब सेल के टाइप दिए इन्होंने, पहला है यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये डेफिनेशन है यूकैरियोटिक सेल की। और प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है। ये है इनकी डेफिनेशन। इसके बाद cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. ये तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब सिमिलैरिटी क्या हुई, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। इसके बाद the cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. यानी कि साइटोप्लाज्म भी वो जगह है जहाँ पर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बात बताया है ऑर्गेनेलीज के बारे में। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, ठीक है। अब ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो कि किसकी पहचान है, ये पहचान है यूकैरियोटिक सेल्स की। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इसको शॉर्ट में ER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, ये है पहला एग्जाम्पल ER। इसके बाद आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल हैं जो किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूकेरियोट्स में, है ना। इसके बाद बात आती है राइबोसोम की। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम ये सब क्या थे? ये डबल मेम्ब्रेन थे, जैसे कि वैक्यूल होता है सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम होता है डबल मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है डबल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। लेकिन राइबोसोम होता है जीरो मेम्ब्रेन, तो इस पर मेम्ब्रेन नहीं है। तो फिर क्या है? ये बना है सिर्फ राइबोसोम RNA का और साथ में प्रोटीन का, इन दोनों चीजों से ये मिलकर बना है, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन। तो इसके बाद आती है बात, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, क्योंकि इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि दोनों में चाहिए, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। दोनों ही केस में राइबोसोम अलग अलग तरह के होते हैं। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक के केस में होते हैं वो होते हैं 70S, यूकैरियोटिक के केस में होते हैं 80S, है ना। ये 70 और 80S क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद बात आती है, दो ऑर्गेनेलीज का इन्होंने और एग्जांपल दिया है आगे, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों इसीलिए विशेष हैं क्योंकि इन दोनों के पास खुद का DNA और खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसी वजह से ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है इसीलिए? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली किसको कहेंगे? जिसके पास खुद का DNA और खुद के राइबोसोम होंगे, जिसकी वजह से वो क्या बना पाएगा? खुद का प्रोटीन बना पाएगा। इसके बाद बात करते हैं, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब बात आती है सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल किस तरह का होता है? सेंट्रियोल के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स के बने हुए दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। और जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तब इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को नाम देते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब दोनों सेंट्रियोल का कॉम्बिनेशन, एक को कहेंगे सेंट्रियोल और दोनों को कहेंगे सेंट्रोसोम। मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं होता। फंक्शन इसका क्या होता है? इसका फंक्शन है सेल डिवीजन में हेल्प करना। कैसे हेल्प करता है ये हम आगे आने वाले पेजेस में देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, है ना। ये एग्जाम्पल्स हैं। अब ये इन एग्जाम्पल्स की जो इमेजेस हैं
वो तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है फिगर 8.1 में। जैसे सबसे पहले दिए हैं रेड ब्लड सेल्स, इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, फिर कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, इसके बाद ब्रांच्ड एंड लॉन्ग नर्व सेल्स, ट्रैकिड एलोंगेटेड, मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल। तो ये अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं ये क्या हैं, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी शेप, इनका साइज, इनके डायमेंशन सब क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। उसका रीजन ये है कि इन सबकी फंक्शंस भी अलग अलग हैं। इसके बाद बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या क्या दिए हैं। बैक्टीरिया, ईपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा, ग्लोबुलिन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ग्लोबुलिन एल्गी। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे होते हैं, ये सब के सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इनकी शेप कैसी होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। अब देखो बैक्टीरिया की जो शेप एंड साइज है उसके बेसिस पर 4 टाइप्स के इन्होंने बताए। पहले वाले हैं बैसिलस, सबसे पहले बताया इन्होंने बैसिलस, जो कि होते हैं रॉड शेप के। फिर आते हैं फोकस। फोकस कैसे होते हैं, COCCUS, ये होते हैं स्फेरिकल शेप के। इसके बाद बात आती है विब्रियो। विब्रियो होते हैं कॉमा शेप। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्पेरिलम। ये होते हैं स्पाइरल शेप। ठीक है, ये हैं 4 अलग अलग शेप्स बैक्टीरिया। इसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन देखो कैसा दिया है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions। तो क्या सिमिलैरिटी होती है, वो सिमिलैरिटी इन्होंने यहाँ पर फिगर 8.2 में दिखाई है। वहाँ पर वो हमें ये दिखा रहे हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में साइज के हिसाब से किस तरह के कंपैरिजन है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल का डायमेंशन 10 से 20 माइक्रोमीटर का है, तो टिपिकल बैक्टीरिया का कितना हुआ, 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर और वायरसेस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये अलग अलग डायमेंशन है। देखो यहाँ पर इन्होंने और क्या क्या चीजें दी है। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और सबसे बाहर की तरफ होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, मेनी बैक्टीरियल हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अब जैसे सपोज करो कि ये एक बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी सेल वॉल, ये है इसका फ्लैजेला, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, ये है फ्लैजेला, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए, जिसमें कि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। तो
इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस जैसा, पूरी तरह से न्यूक्लियस नहीं बना। इसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में। उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्रोमोसोम के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है, उस स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड डीएनए की वजह से क्या विशेषताएं इसको मिल जाती हैं, इसको मिल जाती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक या फिर हेवी मेटल रेजिस्टेंस। तो इस प्लाज्मिड का होना इस सेल को अनोखी विशेषताएं देता है। इसके बाद क्या दिया है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। यानी कि ये जो प्लाज्मिड होता है, इसका फंक्शन ये होता है, ये बाहर से दूसरे बैक्टीरिया को लेके आ सकता है। सपोज इस सेल के बाहर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो ये प्लाज्मिड डायरेक्टली सेल के अंदर आ जाएगा और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए, यानी कि डीएनए के अपटेक को क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, तो वो इनमें पाया नहीं जाएगा। नो ऑर्गेनेलीज like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes। तो इसमें साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी हमें देखने को मिलेंगे। राइबोसोम्स भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स हम कहते हैं पैकेट्स को। कुछ पैकेट्स न्यूट्रिशन के पैकेट्स इसके अंदर होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के, फॉस्फेट के, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के इसके अंदर पैकेट्स यानी कि इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मीसोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ, कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और इसको हम कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम का फंक्शन क्या होता है, मीसोसोम होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट्स की, और ये एक इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। तो ये करता क्या है, ये रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता था, ऐसा माना जाता था। ठीक है, अब सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन ये हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब हम देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स की क्या मॉडिफिकेशंस और फंक्शंस होती है। Thank you.